हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में, जहां पर हम लोग आज मई मंथ की शुरुआत कर रहे हैं और डेली बेसिस पे अब हम लोग जो है करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। डेली का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगा, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। मध्य प्रदेश की एक लोकेशन के बारे में बात की जाएगी विद द हेल्प ऑफ मैप। और पिछले दिन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 का एक क्विक रिवीजन हमारे द्वारा किया जाएगा। नाउ अनअकैडमी के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये इंडिया का नंबर 1 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप लोग घर बैठे ही अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो लोग एमपीपीएससी व्यापम की एग्जाम्स के लिए फोकस कर रहे हैं अभी, दे कैन प्लीज फॉलो अनअकैडमी, जहाँ पर आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस जो है देखने को मिलेगी। मैं भी आप लोगों के लिए क्लासेस कंडक्ट करती हूँ ऑन अनअकैडमी, जहाँ पर व्यापम के लिए आई टेक केयर फॉर इंग्लिश और एमपीपीएससी के अंदर मैं आप लोगों को जीएस पेपर 3 और पेपर 4 के लिए गाइड करती हूँ। तो डेली बेसिस पे हमारी ये जो क्लासेस हैं वो कंडक्ट होती हैं। कुछ स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए रोल आउट की जाती हैं, जो कि रैंडम टॉपिक पे रहता है, क्विज बेस्ड रहता है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव वाला जो भी पोर्शन है, जो कि प्री में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उसकी यहाँ पर प्रेपरेशन होती चलेगी। उसी के साथ साथ में क्विज भी कंडक्ट किए जाते हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पर वीकली, मंथली मॉक टेस्ट, ये सारा फैसिलिटी आप लोगों को अनअकैडमी पे मिलेगा। जहाँ पर थ्योरी क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को एक चेक प्लेटफॉर्म भी मिलता है कि आप लोग कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं चीज़ें, कितने स्तर की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है और कहाँ पर आपको ज़्यादा और वर्क करना है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि मॉक टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट किया जाता है अनअकैडमी के द्वारा, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री रहता है। जो टेस्ट पेपर आप लोगों का बनाया जाता है वो पूरा का पूरा पैटर्न और स्टैंडर्ड ऑफ लेवल जो रहता है क्वेश्चंस का, दैट इज सेम जो कि हमारे नॉर्मल या जो पीएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। उसका जो इवेल्युएशन होगा, उसकी जो चेकिंग होती है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती है। जैसे अभी जो हमारा रीसेंट मॉक टेस्ट हुआ था, वहाँ पर 2018 के जो टॉपर्स थे उन लोगों ने पूरा जो टेस्ट शीट्स हैं वो चेक की थी स्टूडेंट्स की, और पूरा एक डिस्कशन उनके साथ में किया था कि कहाँ पर उन्होंने गलती की है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जानी चाहिए, क्या बुक्स रेफर करनी है। ये सारा जो गाइडेंस है वो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। सो जितने भी कोर्सेज के अभी बारे में हम लोग बात किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इंग्लिश और जीएस पेपर 3, 4 प्री और मेंस दोनों के लिए जो आपको यूजफुल रहेगा, उसके लिए कुछ कोर्सेज मैंने अभी लास्ट मंथ भी लॉन्च किए हैं और अभी मई मंथ में भी मेरे कुछ कोर्सेज आने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ उनको फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना रहेगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि एक नॉमिनल सी फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप 1 साल के लिए अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, तो उसकी फीस रहती है 7,000 रुपीज़। नाउ यहाँ पर इसमें डिस्काउंट फैसिलिटी आपको मिल सकता है। डिस्काउंट फैसिलिटी आपको मिल सकता है अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो। रेफरल कोड एक तरीके का एक कोड है जो कि आपको डिस्काउंट यहाँ पर दे सकता है। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। एंड प्रोसीड टू आप पे करेंगे तो आप इमीडिएटली एनरोल हो सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए, दैट इज़ ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेरे ही लेक्चर्स देख पाओगे, जितने भी टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, सभी के लेसन्स को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सभी के क्विजेस को आप फॉलो कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर जो है सोर्स मिल जाएगा फॉर योर एमपीपीएससी एंड व्यापम प्रिपरेशन, ठीक है। उसी के साथ में जो यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो डेली बेसिस पे 8 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लासेस रहती हैं फॉर करंट अफेयर्स, जहाँ पर मैं आप लोगों को डेली करंट अपडेट्स के बारे में बताती हूँ। मध्य प्रदेश का एक जनरल लोकेशन हम लोग पिक करते हैं या समझते हैं या डिस्कस करते हैं मैप के थ्रू, और पिछले दिन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर रिविजन किया जाता है, ठीक है। सो चलिए आज हम लोग अपना एजेंडा देख लें। पहले सबसे पहले हम लोग कुछ क्विज बेस्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जहाँ पर 10 क्विज क्वेश्चंस की बात होगी। उसके बाद में एमपी जीके का पार्ट, एक लोकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ मैप। और कल के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसमें से कुछ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने हाल ही में कोविड-19 स्थिति के बारे में जानकारी के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है, ठीक है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम, बृहन मुंबई नगर निगम, पुणे नगर निगम या फिर नवी मुंबई नगर निगम। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याण डोंबिवली नगर निगम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मुंबई सिटी की,
ठीक है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र का जो हमारा ये एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नॉट मुंबई, महाराष्ट्र में जो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने ये एक डैशबोर्ड अभी तैयार किया हुआ है जहाँ पर वार्ड वाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाएगी कि भाई कौन से वार्ड में कितने केसेस हो गए हैं, कितने लोग रिकवर हो गए हैं, कहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ पर वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, ये सारी जानकारी एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड में यहाँ पर मिल पाएगी। ठीक है, और ये पब्लिक को भी दिखेगा, मतलब आप यहाँ पर सोशल मीडिया का भी जो इंटरेक्शन, मतलब एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू यहाँ पर लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सारी प्लेटफॉर्म्स भी यूज किए जाएंगे लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि कौन से वार्ड में क्या स्थिति है अभी कोविड-19 की, कौन सा हाई रिस्क एरिया है, कौन सा लो रिस्क एरिया है। ठीक है, तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू पूरा जो वो जानकारी है वो लोगों को मिल पाएगा कि कोविड पैंडेमिक का अभी क्या स्थिति है अलग अलग वार्ड्स में। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इस डैशबोर्ड के थ्रू लोग अपना जो है वो ख्याल रख सकते हैं, उनको पता रहेगा कि कौन से एरिया में उनको जाना है, नहीं जाना है, क्या स्थिति है, जहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग होंगे तो उनसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक सेफ जोन में रखने के लिए जो डैशबोर्ड है ये भी तैयार किया गया है। ठीक है, बाय कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। जैज दिवस क्या होता है? ये हमारी एक संगीत शैली कहलाती है, दैट इज जैज। ठीक है, आपने सुना होगा, एक म्यूजिक वेरिएंट होता है ये। तो इसका ये जो दिवस है ये 2020 को अभी मनाया गया था। तो ये कौन से दिन मनाया जाता है इसके बारे में हमें बताना है। तो पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है, और सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठन द्वारा 2011 में घोषित किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से में से हमारा जो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है। ठीक है, केवल 2 जो ऑप्शन है हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल जैज डे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 2020 में जो ये मनाया गया था ये इसका 9th एडिशन था। 2011 में इसको मनाना चालू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस स्लाइड में कि यूनेस्को के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, कब से चालू हुआ है, 2011 से चालू हुआ है, कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को, और अभी जो मनाया गया था 2020 में वो उसका 9th एडिशन था। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर पियानो वादक हैं एक, और जो हमारे यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर हैं जिनका नाम है हर्बी हैंकॉक, उनने ये जो दिन है इसको मनाने की यहाँ पर पहल की थी। ठीक है, मतलब इस म्यूजिक वेरिएंट को बढ़ावा देने के लिए, और ये अमेरिका का कहा जाता है कि क्लासिकल म्यूजिक है। ठीक है, सो उस चीज को बढ़ावा देने के लिए, इस म्यूजिक वेरिएंट को, इस संगीत शैली को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज ऑन अप्रैल 30th, 30 अप्रैल को। ठीक, चलिए इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। तो 30 अप्रैल ये डेट यहाँ पर आपको लिखी हुई है, दैट इज इंटरनेशनल जैज डे। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने वार्ड और पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है ताकि लोगों को कोरोना वायरस संकट के दौरान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर दीनदयाल समितियों का यहाँ पर गठन किया गया है, जहाँ पर जितनी भी वेलफेयर स्कीम, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही है पब्लिक के लिए, उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, लोगों को उनका लाभ मिल सके, इसका पूरा मैनेजमेंट इस कमेटी के द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, तो जो बीजेपी सरकार है अभी हमारे स्टेट में, उन्होंने ये दीनदयाल कमिटीज को भी बनाया है वार्ड और पंचायत लेवल पे। पंचायत लेवल मतलब आपका जो रूरल एरियाज है, गांव वाला एरिया है, वहां पर वो लोग पूरा मैनेजमेंट उसका देखेंगे, और जो शहरी इलाकों में वार्ड्स हैं, अलग अलग जो वार्ड्स बनते हैं, उसके उस लेवल पे ये जो कमेटी है वो बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, मंडल प्रेसिडेंट्स हैं, उन लोगों को ऑर्डर्स फ्लोट किए हैं कि कमिटीज ये बनाई जानी चाहिए, और जितने भी वेलफेयर स्कीम, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही है उसका ठीक तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जा रहा है कि नहीं, उसका पूरा कामकाज देखना, उसका पूरा मैनेजमेंट देखना, वो इस कमेटी का यहाँ पर काम रहेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो असिस्टेंस दी जा रही है लोगों को, जैसे उनको कुछ फूड पैकेट देना है, राशन देना है, या एसेंशियल चीज़ों का जो सप्लाई है वो करना है, तो यहाँ पर भी उस क्षेत्र में भी इन जो कमिटीज़ हैं
उनका योगदान यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, उनका नाम है शिवराज सिंह जी चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह जी चौहान, ही इज द चीफ मिनिस्टर। जो हमारे गवर्नर है उनका नाम है लालजी टंडन। जो कैपिटल है यहाँ की वो है भोपाल। और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और फोक डांसेस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिनकी लिस्ट यहाँ पर अभी मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, कौन है इनमें से जिनको यूनाइटेड नेशंस का इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अभी यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। सुरेश एन पटेल, कपिल देव त्रिपाठी, जे अरुण कुमार या फिर टी एस तिरुमूर्ति। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी एस तिरुमूर्ति जो है, इनको अभी अपॉइंट किया गया है एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, सो अभी फिलहाल ये जहां पर काम कर रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, ठीक है, जो विदेश मंत्रालय है वहां पर सचिव के पद पर कार्यरत है। ठीक है, और अभी यहाँ पर ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में नियुक्त इनको किया गया है टू द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेंगे, इनके पहले कौन था, इनके पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, सैयद अकबरुद्दीन जो थे, ही वॉज द पर्सन जो कि अभी तक रिप्रेजेंटेटिव थे, और अभी कौन रहेंगे, टी एन तिरुमूर्ति। ठीक, तो 1985 बैच के ये एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं, जिनकी अभी रिसेंटली यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक, तो इनके अलावा भी हम लोग कुछ अगर दूसरे एम्बेसडर्स की बात करें, ठीक है, जो हमारे राजदूत कहलाते हैं, तो वहां पर नम्रता एस कुमार, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ एम्बेसडर टू स्लोवेनिया। जयदीप मजुमदार, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज द एम्बेसडर टू ऑस्ट्रिया। दीपक मित्तल, इनका हुआ है एज एन इंडियन एम्बेसडर टू कतर। पीयूष श्रीवास्तव, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है टू बहरीन। ये कुछ मेजर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं एज एम्बेसडर्स, ठीक है, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और अभी जो हमने बात की टी एन तिरुमूर्ति, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है टू द यूनाइटेड नेशंस। चलिए आगे बढ़ा जाए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि आर्कटिक महासागर के ऊपर ओजोन होल के बंद होने का मुख्य कारण कौन सा है। चक्रवाती पैटर्न में परिवर्तन, जेट स्ट्रीम्स, ध्रुवीय भंवर घटना या फिर कोविड-19 के बीच प्रदूषण स्तर में कमी। ठीक है, जो अभी ओजोन होल देखा गया था आर्कटिक ओशन के ऊपर, वो अभी बंद होता नजर आ रहा है, तो वो किसके कारण है, वो है पोलार वॉर्टेक्स फिनोमिनन। नाउ ये पोलार वॉर्टेक्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो होता क्या है कि जैसे हम लोग एंटार्क्टिक की बात करें या हम आर्कटिक की बात करें, तो जहां पर भी हमारा जो टेम्परेचर लेवल है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है क्लाउड्स फॉर्म होने लगते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है PSC, पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स उनको बोलते हैं। ठीक है, अब इन क्लाउड्स का जब सनलाइट के साथ में जब ये हिट होता है, तो इनमें एक कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि उत्पन्न करते हैं किसको, CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उसका क्षय करते हैं, जिसकी वजह से ये होल हुआ था। अब ये होल सिर्फ एक पर्टिकुलर जोन में ही क्यों हुआ था, ये हुआ था वॉर्टेक्स के कारण। वॉर्टेक्स क्या होता है, वॉर्टेक्स बेसिकली कुछ हवाओं का एक हम कह सकते हैं कि एक भंवर जैसा एक पूरा सर्कुलर मोशन में, बहुत तेज सर्कुलर मोशन में वो रिवॉल्व करता है एक एरिया में, जिसको हम बोलते हैं वॉर्टेक्स। ठीक है, तो वो आर्कटिक और आपका जो एंटार्क्टिक जोन है वहीं पर बहुत तेज गति से ऐसे सर्कुलर मोड में घूमता रहता है, जिसकी वजह से एक होल क्रिएट हो गया था, जिसको बोला जाता है ओजोन होल। ठीक है, तो अभी ये जो पोलार वॉर्टेक्स फिनोमिनन है, उसकी वजह से इसके कम होने के कारण जो अभी ओजोन होल है वो अभी यहाँ पर बंद होता यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन का जो कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये जो होल क्रिएट हुआ था आर्कटिक ओशन के ऊपर, ये सबसे बड़ा था। ठीक है, और अभी वो क्लोज क्यों हो गया है, ये इस वॉर्टेक्स के कारण ही, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके कम होने के कारण ही ये जो ओजोन होल का बंद होना हम कह सकते हैं, वो अभी यहाँ पर देखा गया है। इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है कि पोल्यूशन लेवल्स कंट्रोल हो गए हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वॉर्टेक्स पार्ट। ठीक, सो यहाँ पर सबसे पहले जो ये ओजोन लेयर पे ये जो होल देखा गया था, ये देखा गया था फरवरी में। ठीक है, जहाँ पर देखा गया था कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की पूरी डिस्टेंस को कवर करते हुए, पूरा एक्सटेंशन को कवर करते हुए, ये एक होल जो है वो फॉर्म हो रहा था हमारे आर्कटिक ओशन के ऊपर। ठीक है,
सो मेजरली हम कह सकते हैं कि जो आपका पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, जहाँ पर भी आपके टेम्परेचर लेवल्स बहुत कम होते हैं, जैसे एंटार्क्टिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यही रीजन है, ठीक है, कि जो पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं ऑटोमेटिकली वो फॉर्म होते रहते हैं, और सनलाइट के साथ में जब ये मिलते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से CFC का रिलीज होता है, जो कि आपके इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, यानी कि इसका क्षय करता है। ठीक है, तो ये पूरा लॉजिक है अभी, जहाँ पर हमने बात की पोलार वोर्टेक्स की। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार की देखो अपना देश योजना के बारे में सही है। पहला क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट है कि यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है। सेकंड है कि 28 अप्रैल 2020 को इसके 11वें वेबिनार का संचालन सुश्री शोभा मोहन द्वारा किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि पर्यटन मंत्रालय एक वर्ष में देश के 45 गंतव्यों पर जाने वाले पर्यटकों को यात्रा व्यय का वित्त पोषण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ जो दो दो पॉइंट्स है वो सही है। ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी ये लॉन्च किया हुआ है देखो अपना देश स्कीम, और अभी जो 28 अप्रैल 2020 को इसको कंडक्ट किया गया था। वेबिनार मतलब क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू जो कोई भी सेमिनार कंडक्ट करते हैं या जो फ्लैशिंग करते हैं, है ना, उसको कहा जाता है वेबिनार। इंटरनेट के थ्रू ब्रॉडकास्ट करना, ठीक, तो वो कहलाता है वेबिनार। तो 28 अप्रैल 2020 को जो इसका ब्रॉडकास्टिंग किया गया था वो 11वां वेबिनार था। ठीक है, मतलब ऑलरेडी 10 लोकेशंस के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा यहाँ पर बता दिया गया है लोगों को। ठीक है, तो वो कंडक्ट किया गया था शोभा मोहन के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यहाँ पर 45 डेस्टिनेशंस नहीं होगा, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बोला है कि एक ही साल में अगर कोई व्यक्ति 15 डेस्टिनेशन को कवर करता है, ठीक है, तो उनका जो हम कह सकते हैं कि ट्रैवल एक्सपेंसेस है ना, वो कौन पे करेगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यहाँ पर पे करेगी। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी ये एक 11वां वेबिनार फ्लोट किया था 28 अप्रैल 2020 को, जहां पर देखो अपना देश, हमारे देश के जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है, उसको बताने के लिए, उसकी विशेषताएं बताने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ये एक वेबिनार सीरीज है जो कि अभी चालू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ठीक है, तो इसका थीम क्या है, भारत का महाकाव्य असंख्य कहानियों का देश। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली के बारे में बताया गया था, दूसरी बार में कोलकाता के बारे में पूरी जो डिटेल्स है वो दी गई थी। तो ऐसे करके हर एक बार ये लोग अलग अलग सिटीज को यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिसकी विशेषताएं, जिनकी स्पेशलिटीज यहाँ पर बताई जाती हैं लोगों को। ठीक है, सो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है इस वेबिनार सीरीज का, कि अवेयरनेस क्रिएट करना उन सारे टूरिज्म डेस्टिनेशंस के लिए जो कि इंडिया में है और जो कि बहुत ज़्यादा जाने माने नहीं है, और लोगों को उनके बारे में बताना ज़रूरी है, उनकी स्पेशलिटी के बारे में यहाँ पर बताना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर जो 28 अप्रैल 2020 को मनाया गया था वो 11th वेबिनार था। ठीक है, जो कि कंडक्ट किया गया था शोभा मोहन जी के द्वारा। ठीक, रेयर इंडिया की ये एक फाउंडर है जिन्होंने इसको कंडक्ट अभी किया हुआ है। ठीक, सो इसी के अलावा हम लोग बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने यहाँ पर एक उनका डिवीजन है, हम कह सकते हैं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जिनका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इस स्कीम या वेबिनार ब्रॉडकास्टिंग में नजर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस जो दिया जाता है इस वेबिनार ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वो प्रोवाइड किया जाता है इस ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा, जहाँ पर देखो अपना देश स्कीम जो अभी लॉन्च की गई है उसका पूरा जो टेक्निकल सपोर्ट है या जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक, देखो अपना देश के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि टूरिज्म या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को उसके बारे में बताने के लिए, और यहाँ पर एक और प्रावधान ये दिया हुआ है कि एक ही व्यक्ति या एक परिवार अगर 15 डेस्टिनेशंस को कवर करता है एक ही साल में, ठीक है, तो उनका जो पूरा ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो पे किया जाएगा टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। ओके, चलिए 7th क्वेश्चन है कि एच कार्ड एक रोबोट को सीमावर्ती कोविड-19 हेल्थ केयर योद्धाओं की सहायता के लिए विकसित किया गया है। ये एच कार्ड का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? हैबिचुअल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, सॉरी ये हैबिचुअल है और ये हॉस्पिटल है, हेल्प कोरोना ऑल्टरनेटिव रोबोटिक डिवाइस, या फिर हैंडी कोविड-19 असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉस्पिटल
केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं एच कार्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर ये मेंशन्ड है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, अब ये जो रोबोट है, ये अभी जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जितने भी हमारे हेल्थ केयर वॉरियर्स हैं, जो अभी जूझ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की कोविड-19 के दौरान, उन लोगों के लिए ये एक डेवलपमेंट की गई है, एक रोबोट यहाँ पर डेवलप किया गया है उनको असिस्ट करने के लिए। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। ये सारे उन हेल्थ केयर वर्कर्स को हेल्प करेगा, ठीक है, जहां पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर सके पेशेंट के साथ में, कोरोना वायरस पेशेंट के साथ में, तो उस तरीके से ये रोबोट यहाँ पर उन लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, तो CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक लेबोरेटरी है दुर्गापुर में, उनके द्वारा ये रोबोट अभी बनाया गया है। ठीक है, जहां पर ये आपका कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी बेस्ड पर ये रोबोट अभी डिजाइन किया गया है, जो कि ऑटोमेटिक मोड में भी काम करेगा, और इसको जब मैनुअल कुछ कमांड्स के लिए हम लोग बात करेंगे तो भी वो वर्क करेगा हेल्थ वर्कर्स की बात को मानते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे नर्सेस का काम अगर हम देख लें, या कुछ दवाइयाँ देना है, कुछ सैंपल कलेक्शन का काम है, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाए, इस वजह से इस रोबोट का यहाँ पर यूज किया जाएगा कि जैसे किसी को खाना देना है ना, कुछ मेडिसिन अगर किसी को देनी है, कुछ अगर सैंपल कलेक्शन करना है, कहीं से कोई चीज उठा कर लानी है, तो वहां पर इन रोबोट्स का यूज किया जाएगा, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो की जा सकेगी और एक हेल्प भी मिल जाएगी हेल्थ केयर वर्कर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिवाइस अभी बनाया गया है, इसकी कॉस्टिंग 5 लाख से कम की रहेगी, और इसका वजन जो रहेगा करीब से करीब 80 किलोग्राम का रहेगा। ठीक है, किसके द्वारा ये बनाया गया है? ये बनाया गया है CSIR के एक लेबोरेटरी के द्वारा, विच इज इन दुर्गापुर। ठीक, चलिएगा। इस इंस्टीट्यूट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, जिन्होंने ये रोबोट अभी मैन्युफैक्चर किया है, तो ये एक पब्लिक इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है दुर्गापुर में, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेशनल लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में। इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1958 में, CSIR के अंडर ये आता है, एंड इट वॉज फाउंडेड टू डेवलप नेशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, particularly in order to help Indian industries। ठीक है, मेजरली हम कह सकते हैं कि रोबोटिक कल्चर में या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना इनका काम है, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे हेल्प एक प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उस मोटिव के साथ में ये जो इंस्टीट्यूट है उसको डेवलप किया गया था। 8वां क्वेश्चन है कि ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयुष्मान भारत दिवस कब पूरे देश में मनाया गया है? 1 मई, 26 अप्रैल, 30 अप्रैल या फिर 29 अप्रैल को? तो ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो एज अ पार्ट ऑफ ग्राम स्वराज अभियान जो आयुष्मान भारत दिवस है, ये मनाया गया था 30 अप्रैल को। ठीक है, 30 अप्रैल को ये मनाया गया था। अच्छा, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये हमेशा, या रादर हम कह सकते हैं कि पूरे देश भर में ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ग्राम स्वराज अभियान का ये पार्ट है विच इज आयुष्मान भारत दिवस। अब इस डे में या इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? इट इज बेसिकली टू प्रमोट द अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज इन रिमोट एरियाज। ठीक है, जो भी हमारे ऐसे एरियाज जहाँ पर संसाधनों की इजीली जो है वो पहुंच नहीं हो सकती, जहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज से, रिसोर्सेज से लोग वंचित रह जाते हैं, जो काफ़ी इंटीरियर लोकेशंस में जो एरियाज हैं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ये जो एक आयुष्मान भारत दिवस है वो मनाया जाता है। और वहाँ पर जो हेल्थ एंड वेलनेस एंड प्रोवाइड इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू द पुअर, ठीक है, जो लोग आपके मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज को, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज भी उनको दिया जाता है, जिसके तहत अगर उनका कुछ भी मेडिकल रिलेटेड खर्चा होता है तो वो सरकार के द्वारा इनको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिस डे इज ऑल्सो अ डे ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसी दिन जो आयुष्मान भारत योजना है वो लॉन्च किया गया था।